नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी YouTube की एक और नई क्लास में। ठीक है, मैं शिवम सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। हम कर रहे हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ को कंप्लीट। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 3rd लेक्चर है। अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने बेसिक और थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट करा दिए हैं। जो आज हमारा कॉन्सेप्ट चलने वाला है उसे ईएमआई का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप किस्तों को भरना सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे किस्तों को किस तरीके से भरा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज है हमारा लेक्चर 3। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का किस्त के कॉन्सेप्ट होते हैं मैं आपको बताता हूं वो किस तरीके से होते हैं। आप समझिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे मान लीजिए आप कि आपके पास, जैसे मान लीजिए भाई आपके पास कोई भी एक अमाउंट था। ठीक है, आपने उसे पे करने की सोची पर आपके पास कंप्लीट पैसे नहीं है। ठीक है, आपके पास पूर्ण रूप से मनी नहीं है। ठीक है, तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की कोई वस्तु थी। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट या फिर मूलधन बोल सकते हैं आप इसे, और इसे आपने 10% के इंटरेस्ट पर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और आपने सोचा कि क्या मैं इसे 2 बराबर किस्तों में चुका सकता हूं। ठीक है, तो आपको एक किस में पे करनी है, 2 वार्षिक किस्तों में पे करनी है। ठीक है, तो आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, तो अगर आप टाइम देखेंगे तो 2 वर्ष का हो जाएगा टाइम। तो जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा रिलेट करता है, पर थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने के बाद ही इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप 10% की फ्रैक्शन देखें तो 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 1/10, और अगर 1/10 फ्रैक्शन निकल कर आई है तो कोई राशि 10 थी, 11 हो गई। ठीक है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे रिपीटेशन मोड में लेकर जाते हैं, 10 से अगेन 11। ठीक है, पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें निकालनी है किस्तें। ठीक है, तो किस्त निकालते टाइम हमें क्या करना होता भाई, हमें इसका स्क्वायर करना होता। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 121। ठीक है, अगर मुझे 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 10 की ही क्यूब करके यहां पे लिख दूंगा और 11 की क्यूब करके यहां पे। इस तरीके का हमें कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए, जब हम किस्त को पे करते हैं तो भाई किस्त एकदम इक्वल होती है। आप किसी दुकान पर जाएंगे, कोई लैपटॉप आप परचेस करते हैं, 60,000 रुपए का है, आपकी 5,000 महीने की किस्त बन जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर महीने हम इक्वल मनी देते हैं और लास्ट में उनका पूरा बेनिफिट निकल कर आ जाता है, जितने रुपए भी उन्हें ब्याज के लेने होते हैं। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो आप समझिए कि किस्त तो हमेशा बराबर ही ली जाएंगी। अब किस्त हमेशा बराबर ली जाएंगी तो भाई यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस्तों को बराबर रखना पड़ेगा। देखिए, इधर की जो राशि निकल कर आती है ये क्या होता है, इधर का होता है हमारा मूलधन, और ये क्या होती है, ये होती है भैया हमारी किस्त, जिन्हें ईएमआई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें हम आपको बहुत अच्छे लेवल के किस्तों के क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम हम पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, अगर मैं इसे बराबर कर रहा हूं तो यहाँ पे भी मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 की। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 110 हो जाएगा और यहाँ से 100 निकल कर आ गया। ठीक है, तो मैं इसे ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 210। ठीक है, ये टोटल हो गया भाई हमारा क्या, मूलधन। ठीक है, और ये क्या निकल कर आ गई, ये आ गई भैया हमारी किस्त। तो एक किस्त कितने की है, 121 रुपए की एक ईएमआई है, फर्स्ट किस्त। ठीक है, एक किस्त कितने की है, 121 रुपए की है। ठीक है, टोटल कितने रुपए पे करेंगे 2 किस्तों में, तो भाई हम करेंगे 242 रुपए पे करेंगे। अगर वो पूछता है कि टोटल कितने रुपए पे करे हैं, एक किस्त की वैल्यू दी है तो हम इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, मूलधन की वैल्यू दी है तो 210 के बराबर रखेंगे। आपको एक किस्त की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे करेंगे, देखिए 10,000 रुपए की राशि थी, 121 यूनिट के बराबर है, और आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, और ये किसके बराबर हो जाएगी, 210 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो आप समझिए भाई मैं क्या कर सकता हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, बाकी इसके बाद कुछ नहीं कटेगा, हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 121 और 000 डिवाइड बाय 21। ठीक है,
अब आप इसे सोल्व कर कर देख सकते हैं, ठीक है। ये सोल्व हो जाएगा यहाँ से ही, और जब सोल्व हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसकी एक किस्त की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, कितने रुपए वो किस्त के पे करेगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। आप इतना समझ लीजिए कि हमने किस्त को किस तरीके से निकाला, ये यहाँ पे किस्त निकल कर आती है, यहाँ पे टोटल अमाउंट किस्तों के थ्रू कितने रुपए पे किया जाएगा, यहाँ पे हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है इसकी। चलिए देखिए, जैसे अगर हमारा पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बताइए। देखिए, एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3,993 रुपए की 3 समान किस्तों पर का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवर्ती वृद्धि किया जाता है। वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको किस चीज की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आपको किस्त की वैल्यू गिवन है। तो आप मुझे बताइए 10% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10, ठीक है। तो 1/10 हो जाएगी, कोई वैल्यू 10 थी 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, यहां पे स्क्वायर करना, इसकी क्यूब करेंगे 1000 और ये कितना आ जाएगा 1331। तो आपको पता है किस्त हमेशा क्या होती है, समान होती हैं। तो भाई मैं यहाँ पे अगेन 11 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 121 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे 121 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे किसकी करनी पड़ेगी, 11 की करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी हमारी 1210, 1100 और यहाँ से कितनी, ये 1000 आई जाएगी, ठीक है जी। अब बताओ आपको क्या बताना है, वस्तु की कीमत क्या थी। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, एक किस्त की वैल्यू दे रखी है क्या, यहाँ पे भी तो एक किस्त की वैल्यू कितनी है 1331 और वहां पे कितनी है 3,993 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू भाई 3 आ जाएगी, और मुझे कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इन सबको ऐड कर लो, ठीक है। 1200 ये हो जाएगा भाई 2300 और ये हो जाएगा यहाँ से 3310 आ जाएगी, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, तो कितनी हो जाएगी ये 99 30 निकल कर आ जाएगी टोटल वैल्यू। इतने रुपए की वो वस्तु थी जिसे किस्तों पर खरीदा गया, ठीक है। तो वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम किस्तों के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अगर किस्तों की वैल्यू दे रखी है तो किस्तों की वैल्यू के बराबर रखेंगे, ठीक है। टोटल मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन के बराबर रख देंगे, और अगर किस्त निकालनी है तो किस्त की मल्टीप्लाई करेंगे, मूलधन निकालना है तो मूलधन की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 66,550 रुपए की राशि ऋण पर ली गई, इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से 20% चक्रवर्ती है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या निकल कर आ जाएगी भाई, 1/5 आ जाएगी। तो 1/5 निकल कर आ जाएगी। अब जब 1/5 आ गई फ्रैक्शन निकल कर, तो कोई राशि कितनी थी 5 थी, 6 हो गई, ठीक है। कितनी किस्तों में चुकाना है ये भाई, ये 2 समान किस्तों में चुकाई जा रही है। तो भाई 5 से 25 होगी और यहाँ कितनी हो जाएगी ये 36। तो ये भैया दोनों को बराबर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बराबर करना पड़ेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी 10, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ 6 की मल्टीप्लाई होगी, 6 की मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 30 और ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है जी। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। तो टोटल राशि कितनी आ गई हमारी 55 यूनिट निकल कर आ गई। तो अब वहां पे कितने रुपए उधार ले रहे हैं हम, वहां पे ले रहे हैं हम 66,550 रुपए, और ये किसके बराबर है 55 यूनिट की, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू फाइंड करनी है तो 36 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो कितना आ जाएगा भाई। देखो 11 से कट करूंगा, 11 पंजे 55, 11 छिक्का 66, ठीक है। ना कटने के लिए 0, 11 पंजे 55, ठीक है जी। 5 से कट करेंगे 12 बार, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर लो अब आप इसकी, ठीक है। देखो 36 से कम 36, 6 आ गया, 36 दूनी 72, 72 और 3 कितने हो जाएंगे 75, हासिल लगे 7, ठीक है। 36 से कम 36 और 7 कितने हो जाएंगे 43, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए किस्त निकल कर आ गई, ये आ गई भाई 43,560, ऑप्शन ए निकल कर आ गया, ठीक है।
समझ में आ गया आप सभी के? बताइए किसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आसान तरीके से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे किस्तों के। ठीक है, जिनमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है, वो आपको खुद से ही आपकी स्पीड बनानी पड़ेगी। आप खुद से थोड़े थोड़े क्वेश्चन करिए। मैं कहता हूँ आज से आप 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने। देखो यूपीएसआई के लिए तो आपको 20 नहीं करने पड़ेंगे, उसके लिए तो आपको ज्यादा ही करने पड़ेंगे। पर बेसिकली अगर आप किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपका मैथ का लेवल बिल्कुल जीरो है, ठीक है, तो मैं कहता हूं आप रोज बस 10 से 20 क्वेश्चन करिए स्टार्टिंग के। जब आपको मैथ में मजा आना लगेगा ना, तो आप खुद ही सोचेंगे कि क्यों ना 50 क्वेश्चन कर लिए जाएं, 100 क्वेश्चन कर लिए जाएं। मैथ में मजा तब तक नहीं आता जब तक आपकी कैलकुलेशन स्किल अच्छी ना हो जाए। ठीक है, आपको कैलकुलेशन स्किल तो अपनी अच्छी करनी ही पड़ेगी, तभी आपको मैथ में मजा आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप मैथ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप मुझे बताइए जल्दी से। देखो 2550 रुपए का ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 8% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब ब्याज अर्धवार्षिक लिया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अर्धवार्षिक वाली कंडीशन में दर पूरी 8% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में कितनी हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी, 4% दर हो जाएगी। ठीक है, अब एक साल के अंदर ही चुकाया जाना है। अब एक साल में अगर 6 महीने का ब्याज लिया जा रहा है, तो साल में कितनी बार ब्याज लग जाएगा भाई, आप कहेंगे कि 2 बार ब्याज लग जाएगा, क्योंकि हर 6 महीने में ब्याज लगेगा 4% का। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 4% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 1/25 आ जाएगी। कोई राशि 25 थी, 26 हो गई, 25 थी, ठीक है, अब 25 नहीं होगी यहां से। ठीक है, अब 25 क्या हो जाएगी, 625 हो जाएगी, और यहां से कितनी आ जाएगी, 676 आ जाएगी जी। ठीक है, आ गई भाई इतनी। यहाँ पे भी मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 26 की, तो यहाँ पे मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 26 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 650 निकल कर आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितने रुपए आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएंगे 1275। ठीक है, 1275 यूनिट बराबरी किसके हो जाएगी, ये 2550 के हो जाएगी। तो बस इससे से कट करेंगे, 2 बार कट हो जाएगा। अब बताओ किसकी बतानी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताओ। आप मुझे बताओ कि 676 रुपए एक किस्त की वैल्यू है। ठीक है, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये, ठीक है, बताओ जल्दी से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1352 हो जाएगी जी, 1352 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के? बताइए समझ में आ रही है ना चीजें अच्छी तरीके से? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ कि भाई पहले वर्ष जो आपने राशि चुकाई है, ठीक है, उस पर सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज लगा होगा, जो दूसरे वर्ष चुकाई है उस पर दोनों वर्ष का ब्याज लगा होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है कि भाई जो हमारी राशि निकल कर आई है कितनी, 4410 रुपए, 4410 रुपए की राशि निकल कर आई है। ठीक है, इस पर कितने का ब्याज लगा होगा, इस पर लगा होगा भाई पूरे 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज अगर 5% की दर से लग रहा है तो 5% का मतलब 1/20। ठीक है, तो ये राशि 20 रही होगी 21 से, 20 रही होगी 21 से। ठीक है जी, क्या रही होगी, ये रही होगी 20 और 21। ठीक है, हम रिवर्स में लेकर जा रहे हैं कंडीशन को, इसलिए जैसे मान लो कोई एक्स राशि रही हो। ठीक है, अब 21 21 441, 10 बार कट गए। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 और 10, 4000 रुपए राशि निकल कर आ गई। ठीक है, 4000 रुपए राशि निकल कर आ गई। अब दूसरी कंडीशन समझिए, ये जो 4200 रुपए की राशि है इस पर सिर्फ 1 वर्ष का ब्याज लगा होगा, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में इसे चुका दिया गया। ठीक है, तो इस पर कितने का ब्याज लगा होगा, सिर्फ 1 वर्ष का लगा होगा, तो इसमें सिर्फ एक बार इस कंडीशन को दोहराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। तो भाई टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारी 8000। और मैं नहीं मानता भाई इस क्वेश्चन को करने का इससे बढ़िया कोई तरीका है।
सबसे एकदम बेहतरीन तरीका और सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, कोई x रुपए की राशि थी, उस पर 2 वर्ष का ब्याज लगा, तो 20 से 21 हुई, 20 से 21 हुई, और वो कितनी हो गई, 4410 हो गई। तो आप बेसिक समझेंगे कि इसे मैं उधर लेकर जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4410 इंटू 20 और अपोन में क्या आ जाएगा, 21 इंटू 21, ठीक है। यही तो कंडीशन कर रहे हैं हम रिवर्स में ले जाने के लिए, ठीक है। और बस हमने इससे इसे कट कर लिया, तो कितनी बार कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा भाई 10 बार, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 4000 यहां से आ गया, और इसे भी हमने इसी तरीके से रिवर्स करा, 4000 इसका आ गया। टोटल राशि कितने रुपए उधार ली थी, हमने ली थी 8000 रुपए राशि उधार ली थी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जी, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और भाई देखो, आप इसे ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 4200 रुपए चुका रहा है, फिर 4410, और ब्याज सिर्फ 5% लग रहा है, तो क्या 4500 रुपए की राशि एकदम 8610 हो जाएगी 5% के हिसाब से, या 6500 की हो जाएगी, या 5000 की हो जाएगी। भाई अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर है वो भी सिर्फ बी ही है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। एक मोबाइल फोन 79,860 रुपए के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपए का नगद भुगतान करें और शेष राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। तो आप बताओ, जो राशि आपने जाते के साथ ही चुका दी उस पर तो कोई ब्याज लगने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अगर मेरी राशि कितनी है, अगर भाई मेरी राशि कितनी है, मेरी राशि 79,000, ठीक है, 860 रुपए है, और 60,000 रुपए मैंने जाते के साथ ही उसका भुगतान कर दिया, तो भाई मैंने कितने रुपए उधार लिए हैं उससे, 19,860 रुपए मैंने उससे उधार ले लिए कि नहीं ले लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो भाई वो बन जाएगी 1/10, कोई राशि 10 थी, 11 हो गई, 100 थी, 121 हो गई, ठीक है। अगली बार 1000 थी, कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ भाई, मल्टीप्लाई किससे कर लूंगा मैं, किस्तों को बराबर करने के लिए 11 से, यहाँ पे 121 से। अभी सेम कंडीशन हमने थोड़ी देर पहले भी करी थी, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी भाई, यहां से आ जाएगी ये 1210, 1100 और यहां से 1000, तो टोटल राशि कितनी आ गई निकल कर हमारी, ये आ गई जी 3310 रुपए निकल कर आ गई, ठीक है। 3310 यूनिट बराबर ये किसके हो जाएगी, कितने रुपए चुकाने हैं हमें, 19,860 रुपए चुकाने हैं, ठीक। अब भाई कितनी बार कट जाएगा, ये 3 18, 3 18, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। और जब ये 6 बार इससे कट जाएगा तो भाई हमने देखा कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 1331 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक किस्त तो 1331 ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, एक ही ऑप्शन में अंतिम अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी के। भाई जितने रुपए मैं पहली बार में जाकर ही चुका रहा हूं उस पर तो कोई ब्याज लगने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो एकदम डाउन पेमेंट हो गई आपकी, पहले दिन जाते ही आपने इतने रुपए जमा कर दिए, तो उस पर आपका कोई भी ब्याज नहीं लगने वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रमेश ने अमन से 1,20,000 रुपए ब्याज रहित उधार लिए। यदि वह इस राशि का 6.25% तिमाही भुगतान करता है तो पहले ही 30,000 रुपए का भुगतान कर चुका है, ठीक है। और पहले ही 30,000 रुपए का भुगतान कर चुका है, तो उसे शेष राशि के लिए अपने ऋण को कितने महीने में चुकाना होगा, ठीक है। तो बताओ आप, कितने महीने में उसे चुकाना होगा, ठीक है, जल्दी से बता दो कितने महीने में चुकाना होगा, बताइए क्या आ गया आंसर निकलकर। आप मुझे बताओ भाई, 1,20,000 रुपए ब्याज रहित उधार लिए हैं, मतलब भाई मैं उन पर ब्याज नहीं दे रहा, ठीक है। तो 1,20,000 रुपए उधार लिए, अब इसमें से मैंने 30,000 रुपए पहले ही चुका दिए, तो भाई कितनी राशि बच गई हमारे पास, सॉरी 90,000 रुपए की राशि बच गई, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, 1,20,000 रुपए उधार लिए, 90,000 रुपए बचे हुए हैं, तो कितने परसेंट राशि बची हुई है, तो आप कहेंगे कि भैया ये तो हमारी बची हुई है 75%, ठीक है, 75% राशि बची हुई है।
अगर भाई मैं हर 3 महीने में, ठीक है, अगर मैं हर 3 महीने में 6.5% चुकाता हूं, ठीक है, सॉरी सॉरी 6.25%, ठीक है, तो कितने महीने में चुका दूंगा भाई, मैं इससे से डिवाइड कर लूंगा। पर भाई वो हर महीने नहीं कर रहा भुगतान, हर 3 महीने बाद कर रहा है इतने का भुगतान, ठीक है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से कर देंगे, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कितना आ जाएगा भाई, ये यहां से आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 12×6 = 72, ठीक है, तो ये 12 बार कट जाएगा और 12×3 = 36, तो 36 महीने आ जाएगा इसका आंसर निकलकर। कौन सा वाला आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप समझिए थोड़ा सा कि भाई इसमें ना तो ब्याज लग रहा है ना कुछ लग रहा है, ठीक है। सीधे 1,20,000 रुपए उधार लिए हैं, जिसमें से 30,000 रुपए उसने पहले ही चुका दिए, तो भाई उन पे तो कोई लगने का मतलब नहीं बनता। तो 1,20,000 में से 90,000 रुपए चुकाने, तो कितने परसेंट हो गए, वो 75% हो गए। अब वो हर महीने क्या कर रहा है, हर महीने नहीं, हर 3 महीने में 6.25%, ठीक है, चुका देता है, ठीक है। तो अगर उसे 75% चुकाने हैं तो ऐसे कितने पेयर बनाने पड़ेंगे, 12, ठीक है, 12 तिमाही पेयर बनाने पड़ेंगे, तो 12×3 = 36, तो उसे कितना टाइम लग जाएगा, 36 महीने लग जाएंगे। बस इतना ही है इस क्वेश्चन के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक व्यक्ति ने किसी निश्चित धनराशि को बैंक में निवेश किया, बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। यदि वह एक वर्ष के अंत में 3500 रुपए निवेश करता है और दूसरे वर्ष के अंत में 5000 रुपए निकाल लेता है, और अंत में तीसरे वर्ष के अंत में उसे 18,700 रुपए मिलता है, तो उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करिए, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट, क्या आंसर निकल कर आएगा इसका, बताइए। हो गया ये क्वेश्चन। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि भाई हमने देखा कि भाई 10% बैंक उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, ठीक है। उसने यदि फर्स्ट वर्ष के अंत में, ठीक है, 3500 रुपए निवेश किए, उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में 5000 रुपए निकाल लिए, और अंत में तीसरे वर्ष के अंत में उसे 8,700 रुपए मिलता है, ठीक है, उसका प्रारंभिक निवेश ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ भाई, ये जो 10% की फ्रैक्शन लग रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1/10 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई राशि तीसरे वर्ष की स्टार्टिंग में x रुपए रही होगी, ठीक है, तो उस पर ब्याज कितने का लगा होगा, 11/10 का, क्योंकि तीसरे वर्ष का अंत ही तो हो जाएगा, और रुपए कितने मिल गए, 18,700 रुपए मिल गए। तो देखो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, और ये आ जाएगा x की वैल्यू 17,000 रुपए आ गई, 17,000 रुपए निकल कर आ गई। ये कब तक की वैल्यू आ गई, ये तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग की वैल्यू आ गई, ठीक है, मतलब दूसरे वर्ष के अंत की वैल्यू, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने क्या करा है भाई, ये 5,000 रुपए निकाल लेता है, ठीक है। जब उसने 5,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें से प्लस 5,000 रुपए करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने निकाले हैं और हम रिवर्स में जा रहे हैं। तो भाई ये राशि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 22,000 रुपए राशि, ठीक है। अब हमें पहले वर्ष के अंत में जाना है, तो 22,000 रुपए की राशि है, ठीक है, वो 11 के बराबर है। फिर से 10 की वैल्यू निकालेंगे, 11 दूनी 22, कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे भैया 20,000 रुपए निकलकर, 20,000 रुपए निकल कर आ गए, ठीक है। अब 20,000 रुपए जब निकल कर आए, तो हमने निवेश कितने करे थे भैया, यहां से ही तो आकर हमने 3500 रुपए निवेश करे, तो इन्हें भी भैया बाहर निकाल दो, 3500 रुपए हमने बाहर निकाल दिए, तो कितने रुपए बच गए, ये बच गए हमारे 16,500 रुपए, ठीक है। तो 16,500 रुपए बच गए, तो 16,500 रुपए कब बच रहे हैं, ये तब बच रहे हैं जब हमने उस पर एक वर्ष का ब्याज लगा दिया है। तो बस 11 कम 11, 11 पंजे 55, यहां से कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपए राशि निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखो हमने क्या करा, 10% का ब्याज लगा, ठीक है, हमने सारी चीजों को रिवर्स में लेकर गए, ठीक है। जैसे 18,700 रुपए की राशि आई है, 18,700 रुपए ये तीसरे वर्ष के अंत में आ रहे हैं, रिवर्स में लेकर जाएंगे दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में, तो 11 कम 11, 11 सत्ते 77, ये भैया 17,000 रुपए पर क्या लगा है, ब्याज लगा है। 17,000 रुपए पर क्या लगा है, ब्याज लगा है। अगर ये 17,000 रुपए पर ब्याज लगा, तो 5,000 रुपए निकालने के बाद ही तो लगा, ठीक है। तो 5,000 रुपए मैंने इसे दे दिए, ये अब 22,000 रुपए थे,
ये 22,000 रुपए थे जिसमें से हमने 5,000 रुपए निकाल लिए थे। ठीक है, अब इसे वापस लेकर जाएंगे। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, 10/11 कितना आ जाएगा, यहां से आ गया 20,000 रुपए। 20,000 रुपए राशि आ गई। अब इसी कंडीशन में 20,000 कब आई, जब हमने उस पर 3500 रुपए निवेश कर दिए। ठीक है, तो 3500 रुपए वापस निकाल लो, 16,500 आ गए। अब 16,500 रुपए की जो राशि आ रही है वो कब आ रही है, जब भैया उस पर कोई राशि का 10 से 11 हो रही है। तो 11 कम 11, 11×5 = 55, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा 15,000 रुपए की राशि निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी के, बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज देखने में बड़ी लगेगी पर वैसे क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, जैसे ये देखिए 5,250 रुपए उधार लिए गए, इस मूलधन को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि दर कितनी है, 14.28% है, तो दोनों किस्त बताइए। ठीक है, तो भाई 14 सही 28%, ये किसके बराबर होता है, ये 1/7 के बराबर होता है जी। हमने परसेंटेज में से पढ़ लिया है कि किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है। तो कोई राशि 7 थी, 8 हो गई, अगली बार 49 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी किसकी करनी पड़ेगी, 8 की। 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 और यहाँ से कितना आ जाएगा 49, दोनों को ऐड कर दूंगा 5 और यहाँ से आ गया ये 10। 105 यूनिट बराबर किसके हो जाएंगी, इससे इसे कट करूंगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, और 50 बार कटने के बाद मुझे क्या निकालना है, एक किस्त की वैल्यू 64 × 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगी 3200 रुपए की एक किस्त निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, अभी तक हमने किस्त के बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इसके अलग भी आपको 1-2 क्वेश्चन मुझे कराने होंगे तो मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। वरना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो चुका है, मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जितना यूपीएसआई के अंदर पूछा जाना है उसके हिसाब से हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल फिर एक और नया चैप्टर चलेगा और 2 दिन हमारी वीडियो नहीं डली, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे बोर्ड के अंदर जिस वजह से वीडियो नहीं डल पाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।